नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में तब अफरा तफरी मच गई जब देहरादून के एक ही परिवार के 4 सदस्य धर्मशाला के कमरे में मृत पाए गए। आपको बता दें, धर्मशाला के कर्मचारी ने सबसे पहले 4 शवों को देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस जो है हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। वहीं इस हत्याकांड को कई लोग भूत प्रेत या टोना टोटका से भी जोड़ रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों की दिल्ली के बुरारी हत्याकांड की भी याद आ गई है। आपको बता दें, बीती रात दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिले। परिवार देहरादून का रहने वाला था। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रख दिया है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। वहीं लोगों को इस हत्याकांड देखकर दिल्ली के बुरारी हत्याकांड की याद आ गई है, जिसमें एक ही परिवार के 11 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बुरारी हत्याकांड में वजह का खुलासा होने से पहले लोग परिवार पर टोने टोटके का चक्कर बता रहे थे। तो मेहंदीपुर बालाजी में ये हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 4 लोग जो है उनका शव मिला है। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप, अब तक क्या कुछ अपडेट हुआ है जांच पड़ताल में? देखिए, राजस्थान की मेहंदीपुर बालाजी की आस्था पूरे विश्व भर में है और यही अर्थ रहा कि कल मकर संक्रांति के दौरान एक परिवार देहरादून से जयपुर आया और वहां से मेहंदीपुर बालाजी के लिए रवाना हुआ और रात का विश्राम उनका वहीं था। परिवार जिस अवस्था में सोया था, परिवार के 2 सदस्य बेड पर थे और 2 सदस्य जमीन पर सोए हुए थे। और सुबह जब सफाई कर्मी वहां पहुंचते आश्रम की सफाई में, तो गेट नहीं खोलने पर उन्होंने उसको दरवाजे को तोड़ा और देखा कि परिवार अचेत अवस्था में था। और जैसे ही पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने देखा पूरा परिवार मृत था। एफएसएल की टीम को बुलाया गया। फिलहाल तमाम साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और पुलिस ने एफएसएल जांच भी करवाई है, फॉरेंसिक जांच भी करवाई है और पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया है। उत्तराखंड देहरादून के परिवार है जहां पर 2 जो दंपत्ति है उनके साथ उनका बेटा और एक बेटी दोनों उसमें शामिल थे। फिलहाल उनकी मौत का जो का असली कारण है वो पुलिस को समझ नहीं आया है और पुलिस बात को लेकर अभी तक कोई भी जवाब देने में संशय इसलिए कर रही है क्योंकि जो शव मिले हैं वो मृतकों के शव बिल्कुल जिस अवस्था में सोए थे उसी अवस्था में मिले हैं। उनके साथ किसी तरह की कोई छीना झपटी नहीं, ना किसी तरह का लूट पाट या फिर किसी तरह की मारपीट उनके साथ नहीं हुई, ना शरीर में किसी तरह का कोई खरोच है। तो फिलहाल ये अब जांच का विषय है क्योंकि बार बार लोग जैसे ही इस खबर का मालूम पूरे मीडिया में फैली तो एक बुरारी हत्याकांड को लेकर इसे लिंक किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इन तमाम बातों पर विराम लगाना उचित हुआ क्योंकि क्या आखिरकार उनकी मौत की वजह क्या रही है, क्या उन्होंने कोई जहरीला खाना खाया है, क्या परिवार की मानसिक स्थिति ठीक थी, क्या परिवार यहाँ। कुलदीप, आपने अभी बताया कि क्या कोई जहरीला खाना खाया है, तो क्या वहाँ के होटल या धर्मशाला जहाँ ये रुके थे उनसे कुछ पूछताछ की गई कि उन्होंने सोने से पहले क्या कुछ खाया था या कुछ इस तरह की जानकारी? फिलहाल परिवार यहाँ पर दर्शनों के लिए आया हुआ था और होटल मालिक ने बताया कि वो अपने साथ प्रसाद ग्रहण करके मंदिर से सीधा लौटे थे और उनके साथ उनके जो कमरे में मंदिर का प्रसाद और कुछ वस्तुएं मिली है। अभी लेबोरेटरी में उनकी जांच के लिए भेजा गया है और क्या उसमें मिलावट है क्योंकि बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिक होगा तो जांच में मालूम चल जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी रिपोर्ट आने के बाद यहाँ से मालूम चलेगा। और दूसरी चीज, इस बात को इस एंगल से भी जोड़ा जा रहा है कि वहाँ पर तंत्र विद्याएं होती है। सालासर बालाजी अक्सर लोग अपने भूत प्रेत बाधा को निवारण करने के लिए बालाजी के स्थान पर आते हैं। तो परिवार की हिस्ट्री क्या रही है और उस परिवार की हिस्ट्री के आधार पर ये जांचा जाएगा कि वो किन किन से मुलाकात करे हैं। अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार जो है वो जैसा कि आपने बताया कि वो देहरादून के रहने वाले थे, लेकिन पिता जो था वो क्या काम करता था या बच्चे जो थे उनका किस स्कूल में पढ़ते थे या कुछ इस तरह की जानकारी? देखिए, जो उनके पिता है वो सुरेंद्र कुमार उपाध्याय है, सीनियर सिटीजन है, 60 वर्ष से अधिक की उम्र है उनकी है। उनके साथ जो बच्चे हैं उनकी उम्र भी तकरीबन 32 से 25 साल की बेटा और बेटी है।
तो अभी तक इस बात को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कुलदीप, पुलिस की तरफ से कोई जानकारी? फिलहाल यहाँ पर एसपी खुद मौके पे थे और उन्होंने जांच का ही हवाला दिया है कि आखिरकार इसकी वजह क्या रही है, क्योंकि उनकी जो हिस्ट्री है और जहाँ जहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं वो किनसे मुलाकात कर रहे हैं, एक दिन में उनके ठहराव किन किन लोगों से रहे हैं, किसी बाबा या तांत्रिक के संपर्क में वो आए हैं या नहीं आए हैं। आश्रम में भी जांच की जा रही है कि कई कोई लोग उनके कमरे में तो नहीं घुसे हैं, कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हुई है। तो जो जिस आश्रम में वो रुके हुए हैं उस आश्रम की भी तहकीकात की जा रही है, वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाली जा रही है। फिलहाल इस हादसे के बाद, इस दुर्घटना के बाद जिस तरीके का सालासर बालाजी में जो लोग आते हैं उनमें एक डर का माहौल है, क्योंकि इस तरीके का अगर इस तरह की कोई घटना वहां पर हुई है तो फिलहाल अभी जांच का विषय बन गया है पुलिस के लिए भी। और यहाँ पर जब पूरा उत्तराखंड पुलिस का सहयोग भी यहाँ पर कर रही है राजस्थान पुलिस, तो वहां से भी लोग आ रहे हैं और इसकी जांच के आदेश आला अधिकारियों ने भी दिया है। बिल्कुल कुलदीप, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, 4 लोगों, एक ही परिवार के 4 लोग जो हैं वो संदिग्ध अवस्था में पाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस के नए कार्यालय मिलने पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस नए भवन से और मजबूती से चलेगी। आपको बता दें, उन्होंने आगे ये भी कहा कि मोहन भागवत जो हैं वो सच्ची स्वतंत्रता वाले बयान दिया था। इस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टोंक विधायक पायलट ने कहा, भारत के जिन लाखों लोगों ने अपनी शहादत देकर अंग्रेजों को खदेड़ा था, उस 15 अगस्त 1947 की आजादी को अगर आप आजादी दिवस नहीं मानोगे तो कब मानेंगे? देश की आजादी में सबका योगदान था, ऐसे में अलग अलग धर्म जाति की बात करना सही नहीं है। कांग्रेस नेता ने आगे भी दो टूक लेते हुए कहा कि देश के था अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए महात्मा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सब लोगों ने मिलकर इस देश को आजादी दिलाई थी। उस 15 अगस्त 1947 की आजादी को आप आजादी नहीं मानेंगे, इसका क्या मतलब है? तो ये तो उनका एक सोचने का तरीका होगा और मैं समझता हूँ सही नहीं है, क्योंकि इस देश की आजादी में सबका योगदान था। 47 में जब अंग्रेजों को हम यहाँ से हटाए थे हिंदुस्तान के लोगों ने, वही इस मुल्क की आजादी का दिवस था। उसके बाद अलग अलग धर्म जाति की बात करना और मैं समझता हूँ गलत है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों का संविधान में, देश के कानून में, हमारे इतिहास की मिली थी, सबके योगदान से मिली थी। संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जो कमजोर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए निर्वाचन आयोग की, संस्थानों की, उसमें कमी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और जवाबदेही तय हो। अगर हम लोग को सवाल पूछते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, उसके जवाब मिलने चाहिए। तो जो संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल होना पड़ेगा। और देश की आजादी के संग्राम में भाजपा और उनके सहयोगी जो संस्थाएं और दल थे, उनका कोई योगदान था नहीं। देश की आजादी दिलाने में कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा, शहादत का, बलिदान का, त्याग का, तपस्या का, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। जिसने कुछ खोया नहीं, जिसने शहादत नहीं दी, जिसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, जो जेलों में नहीं गए, वो इस देश की आजादी को समझ नहीं सकते। इसलिए उनको आजादी के अलग अलग दिन दिखाई देते हैं। इस देश को आजादी भारत के लोगों ने दिलाई थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिलाई थी, सबको मिलकर दिलाई थी। तो 15 अगस्त को कौन संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जो कमजोर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए निर्वाचन आयोग की, संस्थानों की, उसमें कमी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और जवाबदेही तय हो। अगर हम लोग को सवाल पूछते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, उसके जवाब मिलने चाहिए। तो जो संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल होना पड़ेगा और हम लोग अपना संघर्ष। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान में विधानसभा को पेपरलेस बनाने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। आपको बता दें, स्पीकर वासुदेव देवनानी की पहल पर नोवा प्रोजेक्ट के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विधानसभा के सभी सिस्टम को ऑनलाइन किया जाएगा। विधायकों को कोई सत्र में शामिल होने में दिक्कत ना हो, इसके लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें, इसमें 100 से अधिक विधायकों ने हिस्सा लिया। अब विधायक लैपटॉप पर ही सवाल कर सकेंगे।
खबर जयपुर से है, जहां शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि डिजिटल के जरिए संस्कृत शिक्षा को जोड़ना और संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन संवर्धन में सहायक हो सकेगी। आपको बता दें, संस्कृत में अध्ययन करने वाले छात्रों के इसके जरिए काफी सहायता भी मिलेगी। वहीं महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय और आयोजित युद्ध पाठशाला के उद्घाटन समारोह में मदन दिलावर जो है पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा विश्व की समस्त भाषाओं की जननी है। संस्कृत के ग्रंथों में अनेक गूढ़ रहस्य भी छिपे हुए हैं, जिन पर शोध कर दुनिया के वैज्ञानिकों ने अनेक आविष्कार भी किए। हमारे छात्रों को भी इस दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए। खबर जयपुर से है, जहां सूचना सहायक भर्ती को लेकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे और सभी अभ्यर्थियों की मांग है कि 17 जनवरी को होने वाली सुनवाई में सूचना सहायक भर्ती को न्यायिक बाधा से हटवाकर जल्द ही जल्द सूचना सहायक भर्ती फाइनल परिणाम जो है वो जारी किया जाए। जब युवा बोल रहा है, जब युवा बोल रहा है, जब युवा बोल रहा है। खबर जयपुर से है, जहां कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी जयपुर सहित कई जगहों पर सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा है और जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली सहित कई जिलों में बारिश भी हुई है। वहीं कोहरे के कारण अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पर श्री गंगा नगर के सूरतगढ़ में 12 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इसके बाद 2 ट्रकों में भी आग लग गई। ट्रक में सवार 2 लोग घायल भी हो गए। मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों हो रही बारिश के कारण आगामी 10 से 15 दिनों तक राजस्थान में सर्दी का कहर ऐसे ही बना रहेगा। खबर दौसा से है, जहां जिले की सीमा पर मेहंदीपुर बालाजी में एक ही धर्मशाला के अंदर रूम में एक साथ 4 शव मिले। इस दौरान मामले की सूचना हवा की तरह क्षेत्र में पहुंच गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और धर्मशाला के कमरे को सीज भी कर दिया गया है। और साथ ही मामले की जानकारी जो है उच्च अधिकारियों को भी दी जा रही है। मृतक हैं, उनके शवों को CHC टोडा भीम के मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया है। परिजनों को रात्रि में ही सूचना दे दी गई है। जो चल रहे हैं, दूरी अधिक होने और मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। उनके आने पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जैसी भी सूरत होगी आपको बता दिया जाएगा। खबर उदयपुर से है, जहां राजस्व गांव की गिरावड़ी को अलग ग्राम पंचायत बनाने की मांग की गई है। आपको बता दें, गिरावड़ी ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया और राजस्व गांव गिरावड़ी नीमका को जोड़कर अलग ग्राम पंचायत बनाने की मांग की गई है और ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जो है वो मौजूद रहे। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां रणथंभौर टाइगर रिजर्व की फलोदी रेंज में एक लेपर्ड की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसका नाका राजबाग लाकर पोस्टमार्टम किया गया। इसके पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार भी किया गया। आपको बता दें, टोडरा नाका वनपाल सुमन गुर्जर और उनका स्टाफ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान वनखंडी वन क्षेत्र में एक लेपर्ड का शव मिला, जिसकी सूचना वनाधिकारियों को दी गई। वहीं सूचना मिलने पर वनाधिकारी मौके पर पहुंचे। यहां पहुंचकर टीम ने लेपर्ड के शव को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद शव का नाका राजबाग लाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड का गठन कर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया।
तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने 15 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त चूरा सहित नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि वो पुलिस टीम कांस्टेबल राम हरि मीणा, जयराम, कुलदीप और चालक हेड कांस्टेबल मदन लाल पुनिया के साथ मेगा हाईवे पर गश्त कर रहे थे। रामदेव होटल के पास एक युवक थैले सहित पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगा तो पुलिस जवानों ने उसको पकड़कर थैले की तलाशी ली, जिसमें डोडा पोस्त चूरा मिला, जिसका वजन 15 किलो 500 ग्राम हुआ था। रुक करते हैं अगली खबर की। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज सुबह से ही धुंध और कोहरे का प्रकोप जो है वो चल जारी है। इसी के साथ ही सुबह सुबह धुंध और कोहरा भी छाया हुआ था। कोहरे के चलते यहां पर विजिबिलिटी 40 मीटर तक रही। वहीं मौसम विभाग की ओर से सवाई माधोपुर में कोहरे को लेकर बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसके बाद यहां घना कोहरा छाए रहने की संभावना भी बताई गई। आपको बता दें कि सवाई माधोपुर में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। फिलहाल यहां न्यूनतम तापमान सिंगल तापमान में ही बना हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान प्रदेश भाजपा में वर्तमान समय में संगठन पर्व निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है। बूथ समिति का निर्विरोध प्रक्रिया जो है वो समाप्त होने के बाद अब मंडल अध्यक्षकों की प्रक्रिया जो है वो पूरी होने वाली है। इसके बाद जिला अध्यक्षकों की चुनाव प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। हालांकि तय समय के अनुसार राजस्थान में बीजेपी 9 जनवरी तक सभी जिला अध्यक्षकों के चुनाव किए जाने थे। चुनाव में हो रही देरी पर हाल ही में जयपुर आए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भी नाराजगी जताई थी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का कहना है कि बूथ समिति का निर्विरोध प्रक्रिया जो है वो समाप्त होने के बाद अब मंडल अध्यक्षकों की प्रक्रिया जो है वो पूरी होने वाली है। इसके लिए जिला अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत आज जोधपुर प्रवास पर हैं। सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए भवानी सिंह राजावत ने कहा कि नरेश मीणा ने अच्छा किया, 2-4 थप्पड़ और मारना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हो सकता है कि नरेश मीणा जनप्रतिनिधि बनता या नहीं बनता, लेकिन उसकी बात सुनी जानी चाहिए थी। साथ ही ये भी कहा कि विधायकों की बात नहीं सुनी जाती है। ब्यूरोक्रेसी उस समय भी हावी होती है और आज भी ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी है। जनप्रतिनिधित्व का महत्व जो है वो कम होता जाता है। जनहित के मुद्दों को उठाना बहुत जरूरी है। धार देवी की जो सड़क है और वो सड़क राजा महाराजाओं के टाइम की है और उसका काम मैं कर रहा था लगातार। तो अभी जो डीएफओ था उस डीएफओ ने वो काम रुकवा दिया। हजारों यात्री परेशान हो रहे थे, तो मैंने उसको कंधे पे हाथ रख के कहा था कि नादानी मत कर और ये सड़क बनने दे। हजारों यात्री परेशान हो रहे धार देवी यात्रा में जाने वाले, तो उसने वो काम रोक दिया। तो मैंने कंधे पे हाथ रखे केवल उसको नादानी मत कर ये समझाया था और उसने उल्टी रिपोर्ट करा दी मेरे खिलाफ थप्पड़ मारने की, जबकि थप्पड़ मैंने मारी नहीं थी। तो उसको नादानी करने की समझाई थी। तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट में मैंने अपील करने का टाइम मांगा था 1 महीने का, और 1 महीने मैंने अपील की हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने माननीय न्यायाधीश ने।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बीकानेर से है, जहां पीबीएम हॉस्पिटल के सभी हटाए गए यूटीबी नर्सिंग कर्मियों के अलावा परमानेंट नर्सिंग कर्मियों ने भी जमकर अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया और अस्पताल के नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र गोदारा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन जो है वो किया गया। इनकी मांगे हैं कि जब तक इन्हें दोबारा ज्वाइन नहीं दी जाएगी तब तक इसी तरह धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि रोजाना पीबीएम अस्पताल में 2 घंटे टोकन स्ट्राइक भी की जाएगी। वहीं ईटीबी का ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक विभाग इन्हें दोबारा ज्वाइनिंग नहीं करार दिए जाते। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में 46 से भी ज्यादा लोग जो कि यूटीबी यानी कॉन्ट्रैक्ट पर नर्सिंग कर्मी जो लगे थे उन्हें हटाया गया है, जिसका तमाम तरह से कई दिनों से विरोध चल रहा है। आज भी विरोध हुआ है। बात करते हैं अध्यक्ष रविंद्र। हमारा ये प्रदर्शन पिछले 1 महीने से चल रहा है और प्रदर्शन इस बात को लेकर चल रहा है कि यूटीबी पर लगे नर्सिंग कार्मिक कोरोना काल से सेवाएं अपनी दे रहे हैं और सेवाएं देने के लिए समर्पित जो नर्सिंग ऑफिसर थे उनको नियमित नर्सिंग ऑफिसर आने पे हटा दिया गया है। और हटाना जहाँ तक उचित नहीं है कि ज़िले में जहाँ भी नर्सिंग ऑफिसर के पद खाली है वहाँ इनका समायोजन किया जाए। अगर ज़िले के सारी सीटें भर जाती है उसके बाद की बात है, लेकिन पूरे ज़िले में 300 से 400 सीटें खाली पड़ी है, लेकिन प्रशासन अपनी हठ धर्मिता से इनको कार्य मुक्त करने में लगा हुआ है। इसको लेकर हम धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे क्या विचार है? विचार हमारा ये है कि हमारी टोकन स्ट्राइक कल से 2 घंटे की रहेगी। पूरे पीबीएम के नियमित नर्सिंग ऑफिसर, यूटीबी नर्सिंग ऑफिसर सारे 2 घंटे की टोकन स्ट्राइक करेंगे। आपका क्या कहना है महिपाल जी? हमारा आज हमारी समाज से जो नर्सेज लीडर हैं उन सब की मीटिंग हुई है। जो हमारे साथियों को हटाया गया है हम उनके साथ हैं और सरकार क्योंकि यहाँ जिले में पद खाली है और पहले भी पूरे कार्यकालों में भी जब दूसरे जिले के लोग हमारे बीकानेर जिले में आके समायोजित हुए थे तो हम लोग तो हमारे कर्मचारियों को जिले में समायोजन की बात कर रहे हैं। तो प्रशासन इस बात को समझे और नर्सेज की सेवाएं आम जन को मिल सके, इसलिए इन तमाम कर्मचारियों को समायोजित किया जाए। ये नर्सिंग कर्मी हैं जो सीएमएचओ के कार्यालय में गए, वहाँ पर क्या रहा फिर आप लोगों का? आज सीएमएचओ में जिन लोगों को यहाँ से रिलीव किया गया था, सीएमएचओ ऑफिस में उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग प्रदान की है और उन सीएमएचओ साहब ने उनको रिसिप्ट दी है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का आदेश उन्होंने ड्यूटी के लिए दिया नहीं है, जिससे नर्सिंग समाज में रोष है। आगे क्या करने का? आगे प्लान यही है कि नर्सेज कभी भी हड़ताल पे जा सकती है। तमाम बीकानेर जिले की नर्सेज आवश्यक अस्थायी आधार के साथ साथ परमानेंट नर्सेज भी हड़ताल पे जा सकती है। इस निर्णय के विरोध में हम सरकार से पुनः आग्रह करते हैं कि जितने भी हमारे यूटीबी नर्सेज भाई बहन हैं जिनको निकाला जा रहा है या निकालने का प्रयास किया जा रहा है उनको वापस पुनः तुरंत लिया जाए। हमारे यहाँ पद खाली है, पर्याप्त पद खाली है और पर्याप्त बेड संख्या के अनुसार पदों को एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए, आप 70 बेड पे 2 नर्सेज काम कर रही है। आग्रह नहीं तो हम हड़ताल पे जाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे। आप लोग क्या कहेंगे? अभी हमने जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हम सारों ने मीटिंग की आज, तो जो कार्य मुक्ति के जो आदेश चल रहे हैं अभी हमारा उसके खिलाफ में सख्त विरोध प्रदर्शन है। हम अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, हमारी मांगे कहीं मानी नहीं जा रही है। उसके बावजूद भी हम सेवाएं भी दे रहे हैं, फिर भी हमारे को हटाया जा रहा है। तो हम उस पीड़ा को अब आपके समक्ष पेश कर रहे हैं और आज हमने एक मीटिंग की है। तो हम कभी भी हड़ताल पर जा सकते हैं अगर समायोजन नहीं हुआ तो। मरीजों का क्या होगा अगर आप लोग 2 घंटे हड़ताल पर जाएंगे? जब हमारी नौकरी के ऊपर सवाल आता है, हमारे परिवार की रोजी रोटी के ऊपर सवाल आता है, तो उस समय हम जनता से भी ये अपील करना चाहते हैं कि भूखे से भजन नहीं होता। तो हमारी नौकरी जब सुरक्षित रहेगी तब हम कार्य कर पाएंगे मरीजों का। इसके जिम्मेदार यहाँ लोकल प्रशासन, कलेक्टर साहब और सीएमएचओ साहब हैं। उन्हीं के कमेटी के तहत ये भर्ती हुई थी और उनके पास पद रिक्त हैं, वो समायोजन कर सकते हैं। पहली भर्तियों में भी समायोजन हुआ है तो उनकी पुनरावृत्ति को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। और हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर बीकानेर में यूटीबी की जो हड़ताल है, अगर उनको हटाने के बाद में पूरे सभी जो कर्मी हैं, नर्सिंग कर्मी, वो पूरी तरह से हड़ताल पर जाने वाले हैं और लगभग रोजाना 2 घंटे की टोकन स्ट्राइक भी करेंगे और पीएम अस्पताल में ही टेंट लगाकर ये प्रदर्शन करेंगे। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।